हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील पुरोहित एक बार फिर से आपके सामने आज का चैप्टर लेके हाजिर हो गया हूँ। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट। दोनों गवर्नमेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है और जो डिफरेंस है वो हम आज समझेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो देश का संचालन करती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है वो राज्य का संचालन करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट देश की सबसे बड़ी गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद आती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तीन अंग होते थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बिल्कुल वैसा ही क्रम यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट जुडिशरी। वहां पर पार्लियामेंट होता था तो यहाँ पर विधानमंडल है। तो हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर। यहाँ पर विधानमंडल है और विधानमंडल का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 168 अनुच्छेद 168 में बताया गया है कि राज्य में एक विधानमंडल होगा। तो सेंट्रल में क्या था? पार्लियामेंट था। विधानमंडल तीन अंगों से मिलकर बना होता है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो वहां पर जो पार्लियामेंट बना था वो भी तीन अंगों से मिलकर बना था, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता दूं, विधानसभा होती क्या है और विधान परिषद होता क्या है। विधानसभा का जो उल्लेख मिलता है वो आर्टिकल 170 में मिलता है और विधान परिषद का जो उल्लेख मिलता है वो आर्टिकल 169 में मिलता है। विधानसभा जो होती है वो अनिवार्य सदन है, ये आपको प्रत्येक राज्य में मिलेगी, लेकिन विधान परिषद जो है वो आपको प्रत्येक राज्य में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये केवल 7 राज्यों में है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। लेकिन जो विधानसभा है ये अनिवार्य सदन है, ये आपको सभी राज्यों में मिलेगा, ये केवल आपको 7 राज्यों में ही मिलेगा। विधानसभा को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद को अंग्रेजी में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्यपाल ये दोनों तो अनिवार्य रूप से सभी राज्यों में होते हैं, लेकिन केवल 7 राज्यों में ही ये तीन अंग आपको देखने को मिलते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद मैं आपको बता दूं इसका गठन कैसे होता है, ये कैसे बनती है, ये केवल 7 राज्यों में ही क्यों है। तो विधान परिषद का गठन विधानसभा के द्वारा ही होता है, यदि वो राज्य चाहे तो ही विधान परिषद हो सकती है, लेकिन उसकी एक प्रोसेस है, वो क्या है, विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर ये जो प्रस्ताव है वो फिर संसद में भेजा जाता है, फिर संसद उसकी स्वीकृति देती है, तब जाके विधान परिषद बनती है। अगर संसद निरस्त कर देती है तो वहां पर विधान परिषद उस राज्य में नहीं बनेगी। और इसी तरह विधान परिषद अगर उस राज्य से हटानी है तो बिल्कुल यही प्रोसेस है, 2/3 बहुमत के द्वारा उस प्रस्ताव को विधानसभा में पारित किया जाए, फिर संसद में उसको भेजा जाए, फिर संसद अगर उस प्रस्ताव को स्वीकृत कर देता है कि विधान परिषद उस राज्य से हटानी है तो हट भी जाती है। तो बिल्कुल यही प्रोसेस जो होती है वो विधान परिषद को लाने के लिए होती है और यही प्रोसेस विधान परिषद को हटाने के लिए होती है। इसका जो आपको वर्णन मिलेगा वो आपको आर्टिकल 169 में मिलेगा विधान परिषद के बारे में। विधानसभा होती है वो निम्न और अस्थायी सदन है और विधान परिषद जो होती है वो उच्च व स्थायी सदन है। विधानसभा अस्थायी और विधान परिषद स्थायी सदन होता है। तो अब हम आते हैं बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, मैं आपको समझाऊंगा। सदस्य संख्या यहाँ पर भी वही क्रम चलेगा, स, नि, योग, का, अप और श यानी कि शक्तियां। तो सबसे पहले आते हैं सदस्य संख्या। विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी होती है, विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी होती है। आप विधानसभा को लोकसभा से कंपेयर कर सकते हैं और विधान परिषद को राज्यसभा से कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल आपको सेम मिलेगा, केवल सदस्य संख्या ही आपको अलग मिलेगी। तो विधानसभा में जो सदस्य संख्या वो अधिकतम आपको 500 है और न्यूनतम 60, मतलब 500 से ज्यादा सदस्य होने नहीं चाहिए और 60 से कम होने नहीं चाहिए। विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी है, तो
इसका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं होगा। विधान परिषद में जो सदस्य संख्या होगी वो विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होगी। यदि किसी विधानसभा में 200 सदस्य हैं तो विधान परिषद में वहां पर 200 का 1/3 सदस्य होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, और न्यूनतम 40 से कम नहीं होने चाहिए। तो ये था सदस्य संख्या। अब आते हैं निर्वाचन पर। निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो वहां पर लोकसभा में भी निर्वाचन होता था, लोकसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से ही होता था। तो यहाँ पर जो निर्वाचन होगा विधान परिषद में वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, तो वहां पर राज्यसभा में भी अप्रत्यक्ष रूप से ही होता था। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष और मनोनयन, इसकी अब ये सदस्य 1/3 सदस्य विधानसभा के वो कितने चुने जाएंगे, मतलब 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12। 1/3 सदस्य वो स्थानीय संस्थाएं, नगर पालिका, जिला परिषद से चुने जाएंगे। 1/3 सदस्य वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे। 1/6 सदस्य वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। मनोनीत सदस्य मैंने बताया पहले कि वो कला, विज्ञान, साहित्य, सेवा क्षेत्र के विशेष ज्ञाता होते हैं और उनको विशेष अनुभव होता है, तो राज्यपाल उनको मनोनीत करता है। 1/12 सदस्य स्नातकों के द्वारा, मतलब उस राज्य के जो ग्रेजुएशन है, जिन्होंने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और ग्रेजुएशन के 3 वर्ष हो गए हैं, तो वो उसमें वोटिंग कर सकते हैं। इसके बाद 1/12 अध्यापकों के द्वारा, ये विधान परिषद के लिए है, 1/12 सदस्य अध्यापकों के द्वारा, लेकिन वही अध्यापक जो गवर्नमेंट सर्विस में है और जिन्होंने अपने सर्विस के 3 वर्ष पूरे कर लिए हो। तो इस प्रकार विधान परिषद के सदस्यों को चुना जाता है निर्वाचन से और मनोनयन से, लेकिन इसका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब आते हैं हम योग्यताओं पर, क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो वहां पर लोकसभा की क्वालिफिकेशन क्या होती थी, वह भारत का नागरिक हो, उसकी एज ऑफ 25 ईयर हो और वह किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर ना हो। बिल्कुल वही क्वालिफिकेशन यहाँ पर होगी। विधानसभा में वह भारत का नागरिक हो, उसकी एज 25 ईयर हो और वह किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर ना हो। अब आते हैं विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो विधान परिषद को हमने किससे जोड़ा, राज्यसभा से। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, उसकी एज 30 साल हो। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, मैंने शायद वहां पर 35 साल बोल दिया था, लेकिन वो 35 ईयर नहीं है, वो 30 साल है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। बिल्कुल वही यहाँ पर विधान परिषद में होगा। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उसको एज चाहिए 30 साल और वह किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई इसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं हो। कार्यकाल विधान सभा का जो होता है वो 5 साल का होता है, तो वहां पर लोकसभा का भी 5 साल का ही था। विधान परिषद को उन्होंने जोड़ा राज्यसभा से, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है। तो राज्यसभा का भी कितना था, 6 वर्ष का था। राज्यसभा में प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते थे, तो यहाँ पर भी वही है, प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं। अब आते हैं अधिवेशन, सेशन। तो सेशन साल में 2 बार होना आवश्यक है, मतलब 6 महीने का गैप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही है कि दोनों सदनों में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, साल में 2 बार उसका अधिवेशन हो जाना चाहिए। पदाधिकारी के लोकसभा में पदाधिकारी होते थे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो यहाँ पर भी वही है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो विधान परिषद में जो होते हैं वो सभापति और उपसभापति, तो वहां पर भी राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते थे। इस प्रकार वहां पर लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो कार्य था वही कार्य यहाँ पर भी रहेगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का कि अध्यक्षता करना कार्यक्रम की, इसके बाद अनुशासन बनाए रखना, शांति स्थापित करना, सभी को भाषण के लिए खड़ा करना, भाषण के लिए मौका देना, वाद विवाद प्रस्तुत कराना, उसके लिए समय निर्धारित करना। वैसे तो ये किसी मतदान में भाग नहीं लेते हैं अध्यक्ष, लेकिन जब कभी भी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर मत लाते हैं, तब ये अपना निर्णायक मत दे सकता
है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा विधानमंडल। राज्यपाल का कंपेयर हमने राष्ट्रपति से किया, विधानसभा का कंपेयर हमने लोकसभा से किया और विधान परिषद का कंपेयर हमने राज्यसभा से किया। तो इस प्रकार हमने विधानमंडल को पूरा किया। अब हम पढ़ेंगे विधानमंडल की कार्य और शक्तियां। तो अब हम आते हैं विधानमंडल या विधानसभा की कार्य एवं शक्तियां। विधानमंडल भी बोल सकते हैं, विधानसभा भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक राज्य में विधानसभा अनिवार्य होती है, विधान परिषद होता भी है और किसी राज्य में नहीं भी होता है। तो यहाँ पर विधानमंडल और विधानसभा एक ही है। तो सबसे पहला कार्य है, पहली शक्ति है विधि निर्माण। विधि निर्माण का कार्य विधानसभा के पास है। वो भी क्या है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना। राज्य सूची में जो भी विषय दिए गए हैं उन्हीं विषयों के संबंध में कानून बना सकती है विधानसभा। इसके बाद सेकंड जो शक्ति प्राप्त है वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर। वित्तीय शक्ति क्या होती है कि जो राज्य का जो आय व्यय का जो बजट होता है पूरे साल का, वो विधानसभा में स्वीकृत किया जाएगा। इसके बाद ही वो आगे बढ़ सकेगा, उसके बाद ही आय व्यय के संबंध में राज्य में आगे कार्य हो सकेंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे, जिस प्रकार लोकसभा में होता था। इसके बाद है कार्यपालिका पर नियंत्रण। ये जो समस्त मंत्रीगण हैं राज्य कार्यपालिका के, वो सब विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा की बैठकों में उनको बुलाया जाता है और उनके विरुद्ध जो भी प्रश्न है वो पूछे जाते हैं और उन मंत्रियों को उनके जवाब देने होते हैं। तो सभी जो मंत्री परिषद है कार्यपालिका राज्य की, वो सब विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चौथा है संविधान में संशोधन। वैसे तो संविधान में संशोधन की जो शक्ति है वो केवल पार्लियामेंट में ही है, लेकिन ये क्या करते हैं कि पार्लियामेंट में जो संविधान में संशोधन किया जाता है, बहुमत प्रस्ताव पारित किया जाता है, वो क्या होता है कि कम से कम आधे से अधिक राज्य उस प्रस्ताव को स्वीकृत करे या अनुसमर्थन करे। अगर वो स्वीकृत कर लेते हैं तो वो प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो जो संशोधन की जो शक्ति है वो तो किसके पास है, असल में पार्लियामेंट के पास ही है। केवल इनकी शक्ति तो ये है कि उनका समर्थन करे या नहीं करे। इसके बाद आता है निर्वाचन। तो निर्वाचन शक्ति भी होती है। क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और राज्यसभा के सदस्यों को के चुनाव में ये भाग लेते हैं। तो इस प्रकार ये विधानमंडल के कार्य एवं शक्तियां हैं। आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य की कार्यपालिका की तरफ बढ़ते हैं। राज्य की कार्यपालिका में मुख्यतः 3 जन होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तो सेंट्रल में होता था, वहां पर राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जगह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद दोनों में सेम है। तो हम पढ़ेंगे राज्यपाल को, गवर्नर को पढ़ेंगे। तो गवर्नर होता क्या है, गवर्नर होता है वो राज्य का संवैधानिक हेड होता है, लेकिन जो वास्तविक जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो सेंट्रल में क्या होता था, संवैधानिक हेड कौन होता था, प्रेसिडेंट होता था, राष्ट्रपति होता था। लेकिन जो वास्तविक हेड कौन होता था, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर वास्तविक हेड कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, और जो संवैधानिक हेड होगा वो होगा गवर्नर होगा। आर्टिकल 152 में दिया गया है गवर्नर का पद कि राज्य में एक राज्यपाल बनाया जाएगा। और नियुक्ति के संबंध में आर्टिकल 155 में दिया गया है कि गवर्नर की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार या मंत्री परिषद की सलाह पर की जाएगी। लेकिन उसके संबंध में एक बात और भी है कि जो राज्यपाल बनेगा वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में वो गवर्नर बन रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। तो कार्यकाल, वैसे तो साधारणतया गवर्नर का जो वर्क टेन्योर होता है वो 5 साल ही होता है, लेकिन 5 साल के पहले राष्ट्रपति उसका ट्रांसफर कर सकता है राष्ट्रपति की इच्छा पर। इसके बाद योग्यता पे आते हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर की क्वालिफिकेशन होती क्या है, तो क्या होती है, वो भारत का नागरिक हो, he must be citizen of India, उसकी जो आयु है वो 35 ईयर हो, 35 वर्ष हो, वह सांसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह सांसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वह सांसद और विधानमंडल का सदस्य है तो उसकी नियुक्ति से पहले उसको त्याग पत्र देना होगा सांसद और विधानमंडल की सदस्यता से, तभी वह गवर्नर का पद धारण कर सकेगा। तो अब हम आते हैं कार्य एवं शक्तियां।
फंक्शन एंड पावर गवर्नर की। तो गवर्नर के कार्य और शक्तियां क्या है? तो सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी शक्ति गवर्नर के पास क्या होती है? तो नियुक्ति संबंधी अधिकार होते हैं। तो वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, गवर्नर करता है, फिर मुख्यमंत्री की सलाह से बाकी के मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। तो ऐसे बहुत सी जो नियुक्तियां हैं वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सेकंड नंबर पर आते हैं तो राष्ट्रपति शासन, जो आर्टिकल 356 में बताया गया है, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है जहां पर सरकार विफल हो जाती है, तो उस राज्य का जो हेड होगा वो राज्यपाल होगा, क्योंकि वहां पर सरकार नहीं बन पाती है तो वहां का जो विधानमंडल है वो काम नहीं करेगा, वहां का मुख्यमंत्री काम नहीं कर पाएगा। तो तब जो राज्य संभालता है 6 महीने तक वो राज्यपाल संभालता है। तीसरे नंबर पे आते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में क्या होता है? वो ये विधानमंडल का जो अभिन्न अंग है वो राज्यपाल है। तो सेशन को बुलाना, सेशन को स्थगित करना, फिर चुनाव के बाद फर्स्ट मीटिंग बुलाना, ये सब राज्यपाल के अधिकार में है। वह विधान सभा को भंग भी कर सकता है। तो ऐसे जो शक्तियां प्राप्त है विधायी और राज्यपाल को प्राप्त है। इसके बाद आता है वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर क्या होता है? फाइनेंशियल पावर वही जो राष्ट्रपति का होता है। यहाँ पर भी राज्यपाल है वो बजट पेश करवाता है एनुअल, उसकी स्वीकृति के बिना बजट आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर जब उसकी स्वीकृति मिल जाती है तभी वो साल का जो बजट है वो आगे बढ़ पाता है, उस राज्य में जो आय व्यय का ब्यौरा है वो आगे बढ़ पाता है। इसके बाद आता है न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर बिल्कुल वही है जो प्रेसिडेंट की होती है और जो राज्यपाल की होती है। राज्यपाल भी किसी भी अपराधी का जो अपराध है उसको क्षमा कर सकता है, स्थगित कर सकता है, मतलब पोस्टपोन कर सकता है, उसको कम कर सकता है। तो ऐसे जो शक्तियां प्राप्त है ये भी राज्यपाल और गवर्नर को प्राप्त है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कार्य एवं शक्तियां जो गवर्नर की है। एग्जीक्यूटिव, राज्य की कार्यपालिका में गवर्नर को हमने पढ़ लिया। अब आते हैं चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की तरफ। तो मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य का जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, उसका वास्तविक हेड होगा वो मुख्यमंत्री होता है। आर्टिकल 163 में दिया गया है कि राज्य में एक मंत्री परिषद होगा और मंत्री परिषद का एक हेड होगा, वो दिया गया है आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उस मंत्री परिषद को जो हेड है वो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उसकी नियुक्ति, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो तो राज्यपाल करता है, जो बहुमत दल का नेता है वो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए एक शर्त होनी चाहिए कि वो दोनों सदन, विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा या विधान परिषद में वह सदस्य होना अनिवार्य है। यदि वह मुख्यमंत्री बन जाता है और वह दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर उसको दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है, वरना उसको मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं शपथ। तो मुख्यमंत्री जो ओथ सेरेमनी होती है वो राज्यपाल के समक्ष होती है। राज्यपाल के सामने मुख्यमंत्री अपनी शपथ देता है। इसके बाद कार्यकाल, और मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो साधारणतया 5 साल तक का होता है। तो इस तरह अब हम आते हैं मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों पर। तो सबसे पहला कार्य है विधानसभा का नेता। मुख्यमंत्री जो होता है वो विधानसभा का नेता होता है, क्योंकि वह विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। वह जब चाहे कानून निर्माण अपनी इच्छा अनुसार कुछ सीमा तक संपन्न करा सकता है। वह राज्यपाल को सलाह भी दे सकता है कि विधानसभा को भंग किया जाए। तो वह विधानसभा का नेता होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट पर आते हैं तो मंत्रिपरिषद का निर्माण। मुख्यमंत्री जैसे अपने पद पर आता है वह एक मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, और मंत्रिपरिषद का जो निर्माण कैसे करता है, वो अपने जो मंत्रियों की सूची है वो राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उस सूची के अनुसार मंत्रियों का निर्माण करते हैं। इसके बाद आता है मंत्रियों के कार्यों एवं विभागों का बंटवारा। फिर मुख्यमंत्री क्या करता है, अपने जो खासकर जो मंत्री है उसके जो विश्वसनीय मंत्री है उन मंत्रियों को विभाग सौंप देता है, कार्यों का बंटवारा कर देता है। अगर वो मंत्री सही काम नहीं करते हैं, कोई सी संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनको उनके पद से हटा भी सकता है या विभागों का फेरबदल भी कर सकता है। इसके बाद हम आते हैं मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य संबंध स्थापित करना।
तो जिस प्रकार वहां पर प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति और कार्यपालिका के बीच संबंध स्थापित करता है मंत्रिपरिषद, सॉरी, तो इस प्रकार यहाँ पर भी क्या करता है मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद जो होता है उसके बीच संबंध स्थापित करता है, मतलब मंत्रियों के जो निर्णय है वो राज्यपाल तक पहुंचाता है और राज्यपाल के जो विचार है वो मंत्रियों तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की वही भूमिका है जो सेंट्रल में प्रधानमंत्री की होती है। जैसे प्रधानमंत्री के कार्य होते हैं वहां पर यहाँ पर मुख्यमंत्री के कार्य होते हैं। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री का कंपेयर प्रधानमंत्री से करें तो हमें अच्छा सा समझ में आ जाएगा।